हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले ग्लोबल पॉलिटिक्स यूनिट सेकंड का पार्ट बी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये बेसिकली लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो होगी और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Question number 1. Explain the concept of geopolitics and its evaluation in the global political landscape. इसमें हमें जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना और क्या ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उस किस तरीके से उसकी इवेल्यूएशन हुई उसके बारे में पढ़ना है। Geopolitics is the study of the influence of geography on politics, international relation and the strategic behavior of the states. It examines how physical features like location, terrain, natural resources and proximity to key trade route or adversarial power shape the behavior of nations in the global arena. The concept is rooted in the belief that geography is fundamental determinant of power and that control over space often equates to control over political influence and economic advantages. जियो पॉलिटिक्स जो स्टडी है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस है जियोग्राफी से, जहाँ पर जियोग्राफी होती है पॉलिटिक्स पर, यानी कि जियोग्राफी ऑन पॉलिटिक्स, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से है, क्या स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है किसी स्टेट का, और कुछ फिज़िकल फीचर जैसे कि लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और कुछ ओल्ड एंशियंट ट्रेड रूट्स जो है, ये किसी भी नेशन की शेप को, मतलब पावर ऑफ शेप को डिज़ाइन करते हैं ऑन दी ग्लोबल एरेना। और जो ये कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रूटेड है जियोग्राफी इज़ द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पावर एंड कंट्रोल ओवर स्पेस ऑफ्टन इक्विट्स, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी का, उसकी फंडामेंटल डिटर्मिनेंट जो है वो पावर है, किसी भी स्पेस पर कंट्रोल करना और उस पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक एडवांटेज इस्टेब्लिश करना। The origin of geopolitics lies in the classical geopolitical theories. और जो ओरिजिन है जियोपॉलिटिक्स का वो बेसिकली क्लासिकल जियोपॉलिटिक्स थ्योरीज़ में है, जहाँ पर फ्रेडरिच रेटजेल जो है वो एक जर्मन जियोग्राफर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ द ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी, जहाँ पर वो स्टेट को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं जिसको ज़रूरत होती है स्पेस की, जिससे कि वो सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके। उनके इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, स्पेशली 20th सेंचुरी में जो इम्पीरियलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे वो इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अर्ली जियोपॉलिटिकल थ्योरी वॉज Halford Mackinder's Heartland theory, which posted that control over the heartland, the central part of Eurasia, would lead to the domination over the world island, Europe, Asia and Africa, and thereby the world. Mackinder famously said, "Who rules East Europe command in the heartland. Who rules the heartland command the world island. Who rules the world island command the world." This theory heavily influenced Cold War strategic thinking. जो थ्योरी है बेसिकली अर्ली जियो पॉलिटिकल थ्योरी जो थी मैकिंदर की, वो काफ़ी फेमस है, जिसमें कि वो कहते हैं कि जिसका भी कंट्रोल होगा हार्टलैंड पर, यानी कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरेशिया, यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है जिस पर भी इसका कंट्रोल होगा वो बेसिकली वर्ल्ड पर कंट्रोल करेगा। और ये जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस थी कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के टाइम की। During the Cold War era, geopolitics became the primary lens through which global conflict and alliance systems were understood. The world was viewed in binary terms: the capitalist West led by the United States and the communist East led by the Soviet Union. Strategic placement of military bases, nuclear deterrence strategies and proxy wars in Latin America, Africa and Asia were all informed by geopolitical concerns. Control over key choke points like Suez Canal, Strait of Hormuz and Panama Canal was considered vital for national security. कोल्ड वॉर के टाइम में दुनिया बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, यूएसए और यूएसएसआर। मिलिट्री बेसिस, न्यूक्स और कुछ जगहों पर जो कंट्रोल मतलब ये सारे जो कंट्रोल था वो जियोपॉलिटिक्स के पार्ट्स थे। जैसे कि जो वेस्ट था वो बेसिकली उस थ्योरी पर बेस्ड था, कैपिटलिस्ट थ्योरीज पर, जिसमें कि यूएस कंट्रोल करना चाहता था
पूरी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, और वहीं पर जो सोवियत यूनियन है वो कम्युनिस्ट के सपोर्टर्स थे। और कुछ इसके जो की चोक पॉइंट्स है वो स्विस कैनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पैनामा कैनाल, जिनको एज अ वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी कंसीडर किया गया था। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कई कई जगह पर छोटी छोटी लड़ाई हो रही थी, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन सभी में जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे। In the post-Cold War period, the decline of bipolarity and rise of globalization changed the contours of geopolitics. Power became more diffused with the emergence of regional power like China, India, and Brazil. New challenges like transnational terrorism, cyber threats, and climate change have added layers of complexity of geopolitical calculation. For example, control over cyberspace and digital infrastructure is now as strategically important as control over land or sea routes. पोस्ट कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उस टाइम पर एक तरीके से बाइपोलैरिटी वर्ल्ड का डिक्लाइन हुआ था और ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड का राइज हुआ था, जहाँ पर जो जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टोर्स थे वो चेंज हो चुके थे। जैसे कि अब कंट्रोल जो है लैंड और सी रूट्स पर ना करके कुछ मतलब कंट्री जो है वो कंट्रोल करना चाहती थी साइबर स्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। द आर्टिक रीजन हैज़ ऑल्सो बिकेम अ न्यू जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट ड्यू टू द मेल्टिंग ice caps and the opening of new maritime routes. The South China Sea is another example where the overlapping territorial claim have created flashpoint between China and neighboring countries with broader implication of US and global involvement. आर्टिक रीजन में भी जो जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मैरीटाइम रूट्स जो हैं वो ओपन हुए थे, जिसमें कि जो साउथ चाइना सी एरिया है वो इसका एग्जांपल है, जहाँ पर चाइना जो है वो टेरिटोरियल जो कंट्रीज़ हैं उनको उन पर क्लेम करता है, वहीं पर वो एज अ फ्री कंट्री अपने आप को दर्शाती है। और इसी वजह से यूएस और मतलब इसकी यूएस की और ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके चक्कर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस लगाई गई हैं यूएस ने चाइना पर। Thus, geopolitics have evolved from a purely geographical determinism to multidimensional analyses that include political, technologies, environmental, and even cultural variables. In the 21st century, it remains a vital tool for understanding global power dynamics, regional conflicts, and behavior of states in a rapidly transforming international system. Question number 2. Discuss the significance of geoeconomics in the contemporary international order. इसमें हमें जियो इकोनॉमिक्स क्या है और उसका आज की दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जियो इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटिवली मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस दैट कंबाइन एलिमेंट्स of economics with strategic interest traditionally associated with geopolitics. It can be defined as the use of economic tools to pursue geopolitical objectives. In other words, it is the study of how economic power through trade, investment, finance, sanctions, and control over resources is used to influence the behavior of other state in the international system. जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमी को यूज़ करके पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करना, मतलब फोर्स की बजाय इकोनॉमिक्स टूल्स जैसे ट्रेड, सैंक्शन, इन्वेस्टमेंट से दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना। अनलाइक जियो पॉलिटिक्स विच focus primarily on military and territorial strategies, geo-economic emphasizes soft power, economic coercion, and initiatives. In the post-Cold War global order, economic interdependence among states have increased dramatically due to globalization. As a result, the traditional use of force has become less desirable and more costly. This shift has made geoeconomics a preferred strategy among both rising and established power.
जियोपॉलिटिक्स आज के टाइम पे जियोपॉलिटिक्स का जो फोकस है वो बेसिकली टेरिटोरियल स्ट्रेटजीज़ और मिलिट्री स्ट्रेटजीज से हटकर सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक कोरिजन और इनिशिएटिव्स पर बेस्ड है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है स्टेट्स के अमंग ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, जिसलिए जो शिफ्ट है जियो इकोनॉमिक्स का वो प्रेफर किया जाता है एज ए स्ट्रेटजी फॉर बोथ राइजिंग एंड एस्टेब्लिशिंग पावर के लिए। One of the clearest examples of geoeconomics in action is the US-China economic rivalry. Rather than engaging in open warfare, the two powers have used tariffs, investment restriction, and technological decoupling as strategic tools. The Huawei ban imposed by the United States and the tariff during the Trump administration's trade war with China were aimed not just at economic gain but at containing China's rise in the global tech and manufacturing sector. एग्जाम्पल के लिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है, चाइना पर टैरिफ लगाकर यूएस ने इकोनॉमिक प्रेशर बनाया है चाइना पर, जिससे कि काफ़ी सारे उस पर सैंक्शंस लगे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन हुई है चाइना पर, और वहीं चाइना भी यूएस पर अपनी जो टैरिफ्स पॉलिसी है उनको काफ़ी इम्पोज कर रहा है बढ़ाकर ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड वॉर। China's Belt and Road Initiative is perhaps the most ambitious geo-economic project in the 21st century. Through investment in infrastructure, ports and railway across Asia, Africa and Europe, China is seeking to expand its influence to create a Sino-centric economic order. While marketed as development assistance, BRI has strategic underpinnings such as securing trade routes, gaining access to critical resources and increasing dependence on Chinese capitalists. चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करके चाइना जो है अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, जिससे कि जो दूसरी कंट्रीज़ है वो उनके क्रिटिकल रिसोर्सेज का एक्सेस कर सके, और साथ ही साथ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो चाइनीज़ कैपिटलिस्ट पर ज़्यादा डिपेंड हो सके। Geoeconomics is also visible in the use of sanctions. The United States, European Union and other powers have imposed economic sanctions on countries like Iran, Russia, North Korea and Venezuela to influence their political behavior. For instance, these sanctions on Russia following its invasion of Ukraine were designed to cripple its economy and undermine its war efforts. These sanctions include freezing assets, cutting off banking access and halting imports of energy. जियो इकोनॉमिक्स जो है वो सैंक्शंस के माध्यम से भी विजिबल हो सकती है, जैसे कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो, जैसे कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ पर सैंक्शन इकोनॉमिक सैंक्शन से इम्पोज़ किया है। कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला कंट्रीज़ जो हैं इनके पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर सैंक्शंस इम्पोज़ की गई हैं। जैसे कि रशिया की जो सैंक्शन है वो बेसिकली जो इन्वेजन किया है रशिया ने यूक्रेन पर उसके लिए है, और जो रशिया की सैंक्शंस में इंक्लूडेड है रशिया के जो भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज़ करना और बैंकिंग एक्सेस को कट ऑफ करना, और जो इंपोर्ट्स ऑफ एनर्जी का जो हेल्टिंग है उसको भी रिमूव करना। एडिशनली जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन शेप रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट सच एज RCEP, USMCA and EU's single market policy, which not only create economic opportunity but also serves strategic purpose by excluding or isolating rival state. जियो इकोनॉमिक थ्योरी है वो बेसिकली कंसिडर करती है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट को, जिससे कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अच्छे से ट्रेड हो सके और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके वो लोग, और साथ ही साथ जो उनकी राइवलरी स्टेट है उनसे exclude हो सके. In conclusion, geoeconomic has become an essential element of modern international relation as military solution became increasingly unviable in an
interconnected world, economic influence, both positive and negative, serve as a powerful mean to achieve national goals. The future of global politics is likely to be shaped as much by trade policies, supply chain realignment, and investment flows as military strategies and alliance. आज के टाइम में वॉर से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर एक स्ट्रॉन्ग टूल बन चुका है कंट्रीज़ के लिए, और जियो इकोनॉमिक्स से कंट्रीज साइलेंटली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकती है थ्रू ट्रेड पॉलिसी, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लोज के जो टूल्स हैं इनको यूज़ करके। ये इस यूनिट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।